जय हिंद दोस्तों, आज सामान्य अध्ययन और सामान्य विज्ञान का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। इसी टाइप का प्रश्न झारखंड उत्पाद सिपाही में, झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता में पूछा जाएगा। इसको अच्छे तरीका से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, यहाँ से पक्का क्वेश्चन छपेगा। ठीक है, झारखंड सामान्य अध्ययन से भी प्रश्न पूछा जाएगा। उसी तरह से सामान्य अध्ययन का यहाँ पे 40 प्रश्न और उसके बाद सामान्य विज्ञान से 20 प्रश्न पूछा जाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पे 60 प्रश्न पूछा जाएगा। इसी तरह से झारखंड का 50 क्वेश्चन अलग से पूछा जाएगा, जिसका पूरी तरीका से क्लास चल रहा है। ठीक है, सामान्य विज्ञान से जो 20 प्रश्न पूछा जाएगा, इसका हम PDF लगभग 3000 प्लस प्रश्न का दे दिए हैं। मात्र 25 रुपया में एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। डाउनलोड कर लीजिएगा, इजी फॉर स्टडी यहाँ पे मिल जाएगा। पेड PDF में जाइएगा तो मात्र 25 रुपया में आपको देखने को मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, इसको ले लीजिएगा। बहुत सिलेक्टेड प्रश्न है, पक्का यहाँ से क्वेश्चन छपेगा। ठीक है, इसी तरह से हम सारा कुछ करवाएंगे, बस आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। वीडियो कैसा लगेगा थोड़ा अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन को हार्मोन विटामिन कहते हैं? कौन सा विटामिन को हार्मोन विटामिन कहते हैं? तो याद रखेंगे विटामिन डी को हार्मोन विटामिन कहते हैं। तो डी नंबर ऑप्शन होगा, विटामिन डी को हार्मोन विटामिन कहते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, मछली के तेल में ये मिलेगा, सूर्य के प्रकाश से ये प्राप्त होता है। ठीक है, वैसे सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी नहीं रहता है, वो शरीर में बनता है। ठीक है, प्रकाश पड़ने पर, तो ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहता है। इसी को कहते हैं हार्मोन विटामिन, इंपॉर्टेंट रहेगा। डी मछली के तेल में भी ये मिलता है। देखिए, अगर गाजर खाते हैं तो सबसे ज़्यादा विटामिन ए उसमें मिलता है। ये भी थोड़ा सा अच्छे तरीक़ा से रखिएगा दिमाग में। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन छपेगा। कुछ और विटामिन से प्रश्न देख लेते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, विटामिन का जो खोज किसने किया था? तो फंक महोदय ने किया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, फंक महोदय ने विटामिन का खोज किया था, याद रखेंगे। ठीक है, इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? जल में कौन सा घुल जाता है? तो याद रखेंगे विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी और विटामिन सी जो है वो जल में घुल जाता है। इसीलिए आप देखेंगे जब सब्जी को बहुत ज़्यादा धोते हैं काट करके, तो विटामिन ई जो है उसमें, विटामिन बी जो है उसमें ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप सब्जी को ज़्यादा देर पकाते हैं तो विटामिन सी जो है उससे गायब हो जाता है। तो सब्जी को थोड़ा ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए, नहीं तो विटामिन सी ख़त्म हो जाएगा। और अगर सब्जी को काट करके धोते हैं तो विटामिन बी उसमें ख़त्म हो जाएगा। तो ये याद रखेंगे, ये जल में घुलनशील दोनों होता है। और एक पूछा जाता है वसा में कौन सा घुलता है? वसा में, तो वसा में विटामिन कौन सा घुलता है? तो ए घुलता है। ठीक है, डी घुल जाता है इसमें। इसी तरह से याद रखना है, यहाँ पे ई घुलता है और के। ठीक है, याद रखेंगे कीड़ा, यहाँ पे इसी तरह हम लोग पढ़े थे। तो ए डी ई के ये जो है वसा में घुलता है। और जल में यहाँ पे कौन कौन घुलता है? तो बी और सी घुलता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। विटामिन सी जो होता है वो दूध में नहीं पाया जाता है। विटामिन सी जो है वो दूध में नहीं पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ब्यूटी विटामिन किसको कहते हैं? तो ब्यूटी विटामिन विटामिन ई को कहते हैं। महिलाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन होता है। मतलब कि महिला लोग रहेगी 28 साल के, अब पूछिएगा तो बोलेगी हम तो अभी 15 साल के हैं। तो ये बोलने का मतलब हुआ कि विटामिन ई साथ देगा तब। अगर विटामिन ई साथ नहीं दिया तब लगेगी 28 साल का रहेगा उम्र और लगेगी कि 78 साल की है। तो वहाँ पे वो सब एज नहीं छुपा पाती है। तो एज छुपाने में ये बहुत ज़्यादा काम करता है विटामिन ई। ठीक है, ये याद रखिएगा। विटामिन सी भी बहुत ज़रूरी होता है, आपका जो अर्ली एज नहीं लगेगा देखने में। ठीक है, तो विटामिन ई बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नपुंसकता जो होता है वो नहीं आने देता है ये। अगर इसका कमी हो जाए तो नपुंसकता आ जाता है। ठीक है, बंजापन आ जाता है महिलाओं में। तो ये विटामिन ई का काम होता है, थोड़ा सा याद रखेंगे। यहाँ पर एक बी विटामिन होता है, इसमें देखेंगे विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3 इस तरह से मिलेगा। तो ये बी का सीरीज है, इसीलिए इसको कॉम्प्लेक्स विटामिन बोलते हैं। ये सरल विटामिन नहीं होता है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स विटामिन होता है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे, बहुत अच्छा यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, यहाँ पे जो है ना एक विटामिन के बारे में आप लोग बताइएगा, विटामिन B12। ठीक है, साइनोकोबालामिन बोलते हैं इसको। तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा डिटेल से बताइएगा। ठीक है, यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। तो ये जितना भी बात बताएं, ठीक है, ये सब इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से पक्का क्वेश्चन देखने को मिलेगा।
जितना बात बताएं सब छपेगा, ये सब याद रखे रहिएगा, एक एक चीज़ को लिखते चलिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकमान्य के उपनाम से किन्हें जाना जाता है? तो लोकमान्य उपनाम से किन्हें जाना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। याद रखेंगे बी नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, पक्का यहाँ से बनेगा क्वेश्चन, इसको अच्छे तरीक़ा से लिख लीजिएगा। अब कुछ और उपनाम देख लेते हैं जो बहुत फेमस है, जो बार बार पूछा जाता है। जैसे पूछा जाता है सीमांत गांधी किसको कहा जाता है? ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। सीमांत गांधी, गांधी जी नहीं बोल रहे हैं, सीमांत गांधी किन्हें कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को बोला जाता है, ठीक है। खान अब्दुल, याद रखेंगे, अब्दुल गफ्फार खान को बोला जाता है, याद रखना है, ठीक है। उसके बाद बोला जाएगा राष्ट्रपिता, ठीक है। तो राष्ट्रपिता के बारे में तो सब जानते हैं, महात्मा गांधी को, ठीक है, गांधी को कहा जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। इसी तरह से बापू भी बोला जाता है, बापू भी इनको बोला जाता है, ठीक है। लौह पुरुष किनको कहा जाता है? तो लौह पुरुष जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। केवड़िया गुजरात में इनका जो है मूर्ति भी मिलेगा, स्टैचू ऑफ यूनिटी सबसे ऊंचा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद देखिए कुछ और इम्पॉर्टेंट इसके साथ देख लीजिएगा। एक बंग बंधु बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इसमें कंफ्यूज हो जाता है लोग। बंग बंधु, बंग बंधु किनको कहा जाता है? तो शेख मुजीबुर रहमान को, ठीक है, शेख मुजीबुर रहमान, मुजीबुर रहमान, ठीक है, रहमान, ये याद रखेंगे, मतलब यही शेख हसीना के पप्पा जी थे, ठीक है, ये याद रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर देश बंधु, देश बंधु ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, एक ही जैसा है। तो देश बंधु चित्तरंजन दास, याद रखना है, चित्तरंजन दास को कहा जाता था देश बंधु। और दीन बंधु, ठीक है, दीन बंधु, दीन बंधु किनको कहा जाता था? तो ये कहा जाता था C.F. एंड्रूज, C.F. एंड्रूज को कहा जाता था दीन बंधु। तो ये सब याद रखेंगे। और क्या इंपॉर्टेंट है याद रखना, जैसे लोकमान्य, जो लोकमान्य बोला जाता है बाल गंगाधर तिलक को, एक और इसी तरह का नाम है जो इंपॉर्टेंट रहेगा, लोकनायक, लोकनायक, लोकनायक बोला जाता है जयप्रकाश नारायण को, ठीक है, जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है, ठीक है, जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। और एक होता है जननायक, जननायक, जननायक किसको कहा जाता है? तो कर्पूरी ठाकुर को, इंपॉर्टेंट रहेगा, सब याद रखिएगा, कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता है। तो याद रखना है कर्पूरी ठाकुर, जननायक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट है, जितना भी बताते हैं सीधे तौर पर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाइगर प्रोजेक्ट का शुरुआत कहाँ से हुआ था? टाइगर प्रोजेक्ट का शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो ए नंबर ऑप्शन होगा जिम कार्बेट, ठीक है, जिम कार्बेट से टाइगर प्रोजेक्ट का शुरुआत हुआ था, याद रखेंगे। ये शुरुआत कब हुआ था? तो 1973 ईस्वी में शुरुआत हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ था स्वीडन में, ठीक है। पर्यावरण पर सबसे पहला जो चिंता यहीं जताया गया था, याद रखना है। अम्ल वर्षा हो गया था नॉर्वे क्षेत्र में, इसीलिए लोग पर्यावरण पर सबसे पहले चिंता 1972 में किए थे। इसके बाद 1973 में, इसके एक साल के बाद यहाँ पे चालू हुआ था टाइगर प्रोजेक्ट, ठीक है, टाइगर प्रोजेक्ट चालू हुआ था, याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। और एलिफेंट प्रोजेक्ट बोला जाए तो 1992 में, ठीक है, 1992 में ये चालू हुआ था एलिफेंट प्रोजेक्ट। और ये चालू हुआ था दलमा से, दलमा झारखंड में है, यहाँ से चालू हुआ था एलिफेंट प्रोजेक्ट। और 1973 से टाइगर प्रोजेक्ट चालू हुआ था, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। जिम कार्बेट है कहाँ पे? तो ये अगर देखेंगे तो नैनीताल, नैनीताल, नैनीताल अगर यहाँ पर उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगा, उत्तराखंड, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर इसका स्थापना जो हुआ था, जिम कार्बेट का स्थापना कब हुआ था? तो 1936 में हुआ था, 1936 ईस्वी में हुआ था। इसका इस समय नाम था हेली, हेली नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क इसका नाम था। बाद में इसका नाम जो है कर दिया गया था जिम कार्बेट नेशनल पार्क। यह देखा जाए तो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, ये देश का प्रथम, याद रखेंगे, प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। पूछा जाएगा प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये जिम कार्बेट
राष्ट्रीय उद्यान याद रखेंगे, पहले इसको हैली नेशनल पार्क के नाम से जानते थे, उत्तराखंड में है। यहाँ पर जो है टाइगर प्रोजेक्ट चालू किया गया था 1973 में। 1992 ईस्वी में दलमा वन्य अभयारण्य से एलिफेंट प्रोजेक्ट चालू किया गया था यहाँ से। तो ये सब याद रखिएगा, सीधे तौर पर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, कुछ और नेशनल पार्क देख लेते हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। जैसे आप देखेंगे तो राजा जी नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ये भी उत्तराखंड में ही मिलेगा, उत्तराखंड में। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पे बांधवगढ़, ठीक है, ये मध्य प्रदेश में मिलेगा, एमपी में, ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन बनता है। इसके बाद यहाँ पर है इंद्रावती कहाँ पर है, तो ये आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा, इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है। सलीम अली, ठीक है, सलीम अली जो है कहाँ पे है, तो सलीम अली ये जो है आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा। इसके बाद सरिस्का, ठीक है, सरिस्का और रणथंभौर, ठीक है, रणथंभौर ये कहाँ पे है, तो नाम से लगेगा राजस्थान, ठीक है, राजस्थान में है, याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद बहुत सारा है, बांदीपुर, बनरगट्टा, नागरहोले, सब ये कहाँ पर है, तो कर्नाटक में है। तो ये सब इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, सीधे तौर पर यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि झारखंड में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है और कब स्थापित हुआ है, ये कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, देखते हैं कौन कौन कमेंट करते हैं। जिनका कमेंट में पूरा डिटेल्स रहेगा उसका कमेंट को हम पिन कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है, नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है, तो याद रखेंगे सिक्किम में स्थित है, सिक्किम में नाथुला दर्रा स्थित है, याद रखेंगे। सिक्किम में दो दर्रा इंपॉर्टेंट है, एक तो आपका हो गया यहाँ पे नाथुला, ठीक है, नाथुला, और एक हो गया जलेपला, ठीक है, जेलेपला, ठीक है, ये हो गया आपका कहाँ पे, सिक्किम में, याद रखना है। ठीक है, उत्तराखंड में अगर पूछा जाए तो यहाँ पे 2-3 याद रखेंगे, उत्तराखंड से अच्छा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे एक हो गया माना दर्रा, ठीक है, माना दर्रा, एक हो गया नीति दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा, और एक यहाँ पर हो जाएगा लिपू लेक, ठीक है, लिपू लेक। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, लिपू लेक दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा, ये सब कहाँ पे है, तो ये सब उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से जम्मू कश्मीर का बात किया जाए तो जम्मू कश्मीर में थोड़ा सा याद रखेंगे, एक यहाँ पे बनिहाल, ठीक है, बनिहाल दर्रा। इसके बाद यहाँ पर आपको पीर पंजाल देखने को मिलेगा, पीर पंजाल, ये सब जो दर्रा है इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे थोड़ा। इसके बाद अगर बात किया जाए अरुणाचल प्रदेश का, तो अरुणाचल प्रदेश वाला थोड़ा अच्छे से याद रखना है, यहाँ पे 2-3 इम्पॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक होता है बॉमडीला, ठीक है, बॉमडीला दर्रा, ये हो जाएगा। एक यहाँ पर दीफू, ठीक है, दीफू दर्रा। इसके बाद यांगयाप दर्रा, तो यांगयाप दर्रा, दीफू दर्रा और बॉमडीला दर्रा, ठीक है, और एक है यहाँ पे सेला, ये सब कहाँ पे है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है, याद रखेंगे। ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर, पक्का यहाँ क्वेश्चन का आंसर होगा, थोड़ा इसको ध्यान में रखिएगा। ये सब एडिशनल जो बात बताते हैं वो कैसा लगता है ज़रूर कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अगर इस तरह का वीडियो चाहिए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे हमको पता चल जाएगा कितना लोग इस तरह का वीडियो चाहते हैं। अगर आप चाहेंगे तभी हम इसको लाएंगे। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर थोड़ा सा एक हिमाचल प्रदेश का देख लेते हैं। ठीक है, सबसे ग्रामीण एरिया जो है कहाँ पे है, तो हिमाचल प्रदेश में है, हमारे यहाँ हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल का जो एरिया है यहाँ पर कौन सा दर्रा है, इसको थोड़ा सा जानना जरूरी है। एक यहाँ पे पूछा जाता है रोहतांग दर्रा, याद रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर है बाड़ा लाचा दर्रा, ये भी पूछा जाता है। इसके बाद यहाँ पर है, ये इम्पॉर्टेंट रहेगा, यही 2, और एक इम्पॉर्टेंट याद रखेंगे सिपकिला, ठीक है, सिपकिला, बारालाचा और रोहतांग दर्रा, ये हिमाचल प्रदेश में है, इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ये जितना बताएं वो सब इम्पॉर्टेंट था,
थोड़ा थोड़ा ध्यान रखेंगे, एक क्वेश्चन से इस तरह का रिलेट करके बताते हैं, वो किस टाइप को आपको लगता है ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो बी नंबर ऑप्शन होगा राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। याद रखेंगे पहली जो बैठक यहाँ पर हुआ था, पहला बैठक, ठीक है, पहला बैठक हुआ था, तो ये बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को ये पहला बैठक हुआ था। इस बैठक में देखा जाए तो अस्थायी अध्यक्ष, अगर अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, किनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? यहाँ पे सच्चिदानंद सिन्हा को, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा को। बिहार अलग हुआ था इन्हीं के प्रयास से। सच्चिदानंद सिन्हा जो हैं इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, क्योंकि बुजुर्ग थे तो इनको सम्मान दिया गया था। बाद में जो है अस्थायी अध्यक्ष किनको बना दिया गया था? तो ये राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। याद रखेंगे, सीधे तौर पर क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा, इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। संविधान जो था, मतलब संवैधानिक, ठीक है, संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ये भी क्वेश्चन बनता है। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो याद रखेंगे सलाहकार थे B.N. राव। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? B.N. राव। याद रखेंगे। संविधान का निर्माण में कितना समय लगा? संविधान जो है, संविधान जो बना है उसका निर्माण में कितना समय लगा? तो निर्माण में जो समय लगा है वो कितना लगा है? तो आप सबको पता होगा, अगर नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए, 2 वर्ष 11 महीना, ठीक है, 11 माह इसको बोल सकते हैं, 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। याद रखेंगे, ठीक है। प्रारूप जो बन रहा था, इस पर बहस कितना दिन हुआ था? तो प्रारूप पर बहस अगर कभी पूछ दे तो 114 दिन का यहाँ पे बहस हुआ था, ठीक है। कितना दिन का? 114 दिनों का यहाँ बहस हुआ था, ठीक है। कुल व्यय जो हुआ था, कभी कभी पूछ देता है कुल व्यय, तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे। यहाँ पर 63 लाख, ठीक है, 63 लाख यहाँ पर देखा जाए 96,000 इम्पॉर्टेंट रहेगा 729 रुपया लगा था। ये बहुत बड़ा अमाउंट था यहाँ पे, ठीक है। कुल जो वाचन हुआ था, कुल वाचन, ठीक है, कुल वाचन कितना हुआ था? तो 3 हुआ था, ठीक है। और अगर कभी क्वेश्चन पूछ दे कि संविधान अपनाया कब गया था, संविधान, ठीक है, संविधान कब अपनाया गया था? तो अपनाया गया था, याद रखेंगे, ये 26 नवंबर को, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। ये प्रस्तावना में डेट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अपनाया गया था। और इस दिन जो है ना 15 आर्टिकल लागू कर दिया गया था। मतलब 15 आर्टिकल यहाँ पर डेमो के तौर पर दिखाया गया था, 15 आर्टिकल, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर होता है। और लागू संविधान कब हुआ था? संविधान जो है यहाँ पे लागू कब हुआ था? तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा। संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान लागू हुआ था। तो ये सब याद रखिएगा, सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पहले राष्ट्रपति थे कौन? तो ये याद रखेंगे राजेंद्र प्रसाद, 2 बार लगातार बने थे, ठीक है। लियाकत अली पूछा जाता है कि कौन से मंत्री थे? तो पहला जो कैबिनेट बना था उसमें लियाकत अली वित्त मंत्री थे, ठीक है। और राजा गोपालचारी जो थे वो शिक्षा मंत्री बने थे। ये याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट रहेगा, यहाँ से पक्का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? काली क्रांति का संबंध किससे है? तो याद रखेंगे यहाँ पे पेट्रोलियम उत्पादन से। डी नंबर ऑप्शन होगा, पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है काली क्रांति। याद रखेंगे, ठीक है। अगर आपसे क्रांति का क्वेश्चन पूछा जाए तो याद रखेंगे हरित क्रांति। हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो याद रखेंगे हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से, ठीक है, खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है हरित क्रांति। हरित क्रांति का जनक विश्व में जो थे नॉर्मन बोरलो थे, नॉर्मन बोरलो विश्व में थे। और हरित क्रांति शब्द जो है विलियम गार्ड ने दिया था, ठीक है, याद रखेंगे। और यहाँ पर भारत में हरित क्रांति के जनक थे MS स्वामीनाथन, ठीक है, ये याद रखना है।
श्वेत क्रांति ये भी पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। श्वेत क्रांति, सफ़ेद क्रांति जिसको बोलते हैं, श्वेत क्रांति जो है अमूल के संस्थापक थे वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति ये दूध उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। ये इन्होंने ही जो है अमूल कंपनी का स्थापना किया था। तो श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित, वर्गीज कुरियन इसके संस्थापक थे। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन को कहा जाता है, ठीक है, ये याद रखेंगे। इसके बाद ग्रे क्रांति, ग्रे क्रांति क्या होता है? तो ग्रे क्रांति भी पूछा जाएगा उर्वरक से, ठीक है, जिसको हम भूरी क्रांति बोलते हैं। भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक से है, ठीक है। इसके बाद गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो ये झींगा मछली से है, झींगा मछली का उत्पादन से है, ये याद रखेंगे, ठीक है। इसी तरह से नीली क्रांति, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध अगर देखा जाए तो मत्स्य उत्पादन से है, मत्स्य उत्पादन से है, ठीक है। इसके बाद पीली क्रांति पूछा जाए, पीली क्रांति इसका संबंध किससे है? तो पीली क्रांति का संबंध तिलहन से है। ज़्यादातर तेल जो होता है पीला होता है, तो ये तिलहन से है, ठीक है। इसके बाद लाल क्रांति, लाल क्रांति का संबंध किससे? क्रांति का मतलब परिवर्तन होता है, ठीक है। तो ये परिवर्तन क्या हुआ इसमें? मांस उत्पादन से, मांस उत्पादन और टमाटर, टमाटर और मांस उत्पादन का संबंध लाल क्रांति से है। और इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे स्वर्ण क्रांति, ठीक है, स्वर्ण क्रांति इसका संबंध किससे है? तो फल उत्पादन से, फल उत्पादन से। तो ये सब याद रखिएगा, पक्का यहाँ से क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन बता रहे हैं लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारा रिलेट करके बता रहे हैं, ये सब को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विशाल अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? विशाल अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इम्पॉर्टेंट रहेगा, ध्यान में रखिएगा, ये मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ है, ठीक है। मोहनजोदाड़ो से विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ है, ठीक है, याद रखेंगे। ये कहाँ पे है? तो पाकिस्तान में देखने को मिलेगा, ठीक है, पाकिस्तान में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर पूछा जाए तो जिला भी कभी कभी पूछ देता है, तो लरकाना, ठीक है, लरकाना जिला में स्थित है। लरकाना जिला सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है, याद रखेंगे। कौन सा नदी पर है? तो ये सिंधु नदी पर है, ठीक है, सिंधु नदी पर स्थित है, याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ से कुछ और इम्पॉर्टेंट जो प्राप्त हुआ है उसको देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। जैसे एक तो हो गया बृहद, ठीक है, विशाल अन्नागार इसको बोलते हैं। बृहद स्नानागार भी है, स्नानागार, और एक हो जाएगा अन्नागार, अन्नागार ये भी हो गया। विशाल स्नानागार और विशाल अन्नागार भी यहाँ से प्राप्त हुआ है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या मिला है उसको भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे सर्वाधिक मुहर प्राप्त हुआ है, मुहरे यहाँ से प्राप्त हुआ है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। कांसा की नर्तकी प्राप्त हुआ है, ठीक है, कांसा की नर्तकी यहाँ पर मूर्ति भी मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद पुजारी का भी मूर्ति मिलता है यहाँ पे, पुजारी का भी मूर्ति यहाँ से मिला है, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। इसके बाद घोड़े का यहाँ पे देखने को मिलेगा, घोड़े के दांत आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है, घोड़े का दांत। सूती कपड़ा भी यहाँ पर मिलेगा, सूती कपड़ा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, सूती कपड़ा, इसको याद रखिएगा। ये सब जितना बताएं सब सीधे तौर पर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? ये देखा जाए तो पूरा तरीका से आपको बड़ा सा स्थल देखने को मिलेगा पाकिस्तान क्षेत्र में, लेकिन भारत में कौन सा सबसे बड़ा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, ये आप लोग को बताना है, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, कम से कम ये कौन कौन बताते हैं कमेंट में लिखिएगा, देखते हैं कौन कौन बताते हैं, ठीक है। तो ये जितना भी हम क्वेश्चन बताने का प्रयास किए वो सामान्य अध्ययन और सामान्य विज्ञान से संबंधित था, सब मिसलेनियस था। कैसा लगा सीरीज ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल सब्सक्राइब कर देते हैं तो हमको अगर मोटिवेशन मिलेगा तो इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। उत्पाद सिपाही और क्षेत्रीय कार्यकर्ता वाले से उम्मीद है कि इसको पूरी तरीक़ा से आप लोग फैलाइएगा, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिलेगा कि देखेंगे कि अच्छा सब कुछ चल रहा है तो हम इस सीरीज़ को इसी तरह से आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। बाकी जो है 25 रुपया में जिनको लेना होगा सामान्य विज्ञान वाला 3000 प्लस प्रश्न एकदम छाट करके प्रश्न रखा गया है, एप्लीकेशन से ले लीजिएगा, ठीक है। पूरा यहाँ आपको मदद हो जाएगा, ठीक है। पूरा अपना फीडबैक दीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा।
सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध निम्नलिखित में से किस काल से है? सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध किस काल से है? तो याद रखेंगे बी नंबर ऑप्शन होगा, आद्य ऐतिहासिक काल से है। ठीक है, इतिहास को 3 कालक्रम में बांटा गया है। ठीक है, देखिए इतिहास जो है इसको 3 कालक्रम में बांटते हैं। ठीक है, इतिहास को सबसे पहले यहाँ पर आता है, एक इंपॉर्टेंट रहेगा प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल जो पहला नंबर में ऑप्शन में दिया हुआ है, प्राग ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल में कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक है, कोई लिखित साक्ष्य यहाँ मिला ही नहीं है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये याद रखेंगे। इसमें आता है पाषाण काल। ठीक है, पाषाण काल, पत्थर का केवल औजार आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। कहाँ पे? तो पाषाण काल में। ठीक है, पाषाण काल में। तो प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत यहाँ पे पाषाण काल को हम रखते हैं। ठीक है, इसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल का अगर बात किया जाए तो इसमें लिखित मिला है। ठीक है, लिखित यहाँ पर मिला है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है, पढ़ा नहीं जा सका है। तो ये काल जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता जिसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता में आपको देखने को मिलेगा लिखित साक्ष्य तो मिला है लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सका है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता काल इसी में आता है, आद्य ऐतिहासिक काल में। और एक होता है यहाँ पे तीसरा नंबर में ऐतिहासिक काल। ठीक है, ऐतिहासिक काल। ठीक है, याद रखेंगे ऐतिहासिक काल। तो इसमें वैसे काल को रखते हैं जिसमें लिखित भी मिला है। ठीक है, लिखित मिला है और पढ़ा भी गया है। इसको लिखित मिला है, पढ़ा भी गया है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट यही होगा, लिखित भी मिला है और पढ़ा भी गया है। तो ये याद रखना है, लिखित मिला है, पढ़ा गया है, तो ऐतिहासिक काल होगा। इसमें वैदिक काल को रखते हैं। किसको रखते हैं? वैदिक काल को इसमें रखते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो प्रागैतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, न पढ़ा गया है, न मिला है, तो ये पाषाण काल इसमें आता है। आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित मिला लेकिन पढ़ा नहीं गया है, ये सिंधु घाटी सभ्यता को इसमें रखते हैं। ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिला है और पढ़ा भी गया है, तो ये वैदिक काल में इसको रखते हैं। थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा, यहाँ से सीधे तौर पर क्वेश्चन बनेगा। प्रागैतिहासिक काल का थोड़ा 1-2 याद रखिएगा, जैसे इसमें पाषाण काल आता है। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल सबसे पहले देखेंगे, पूरा पाषाण काल। इतना डिटेल से हम बाद में देखेंगे एक एक प्रश्न के अनुसार। तो पाषाण काल का बात यहाँ पर किया जाए तो इसमें देखा जाए तो पूरा पाषाण काल आएगा। इसमें शिकारी हुआ करते थे लोग। ठीक है, शिकार करने का काम करते थे, खाद्य संग्राहक होते थे, खाद्य संग्राहक और शिकार करने का काम करते थे, बड़े बड़े हथियार से, औजार से शिकार करते थे। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आ जाता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल जो है, तो ये मध्य पाषाण काल में हथियार छोटा छोटा हो गया था। खाद्य संग्राहक लोग थे, शिकार भी करते थे, लेकिन जो हथियार होता था छोटा हो गया था। मैक्रोलिथिक उसको कहा जाता था, मैक्रोलिथ मतलब छोटे छोटे हथियार बनाए जाने लगा था। कुल मिला के पहले जो है पूरा पाषाण काल में बड़ा बड़ा पत्थर से हाथी को मारता था, शेर को मारता था, उसका मांस खाता था, और कोई जानवर को मारता था तो उसका मांस खाता था। तो उस समय दिक्कत होता था बड़ा हथियार चलाने में, पहले वही जो जानवर है वो अटैक कर देता था। तो लोग सोचा कि इसका उपाय यही है कि हथियार छोटा कर दो, तो हथियार बाद में नुकीला बनाने लगा। ठीक है, कुरेज कुरेज करके, तो वो मैक्रोलिथ हथियार कहलाया जो मध्य पाषाण काल में आपको देखने को मिलेगा। तो ये याद रखना है। और नव पाषाण काल में तो पहिए का आविष्कार हो गया। तो पहिए का आविष्कार होने का मतलब पूरा जिंदगी जो है सड़क पर आ गया, मतलब सही जगह पर आ गया, मतलब पटरी पर आ गया। ठीक है, यहाँ पे आग का उपयोग लोग सीख लिया, कृषि होने लगा, पशुपालन होने लगा, उसके बाद पहिए का आविष्कार हो गया तो कृषि कार्य होने लगा। ये सब यहाँ पे होने लगा था नव पाषाण काल में। तो इसको थोड़ा सा याद रखेंगे, सीधे तौर पर यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, एक बात आप याद रखेंगे, इतिहास के पिता किनको कहा जाता है? तो इतिहास का पिता जो है, हिस्ट्री का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है, हेरोडोटस। ठीक है, डोटस को कहा जाता है, डोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस जो है वो डेल्टा का खोज किए थे। डेल्टा जो है उसका प्रयोग हम लोग जैसे दो नदी के बीच में जो ये बनता है ना, मतलब सिंघाड़ा जैसा, उसको कहते हैं डेल्टा। तो हेरोडोटस डेल्टा का खोज किए थे, इनको हिस्ट्री का पिता बोला जाता है, याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में सर्वाधिक निम्न में से कौन सा गैस पाया जाता है? सर्वाधिक कौन सा गैस वायुमंडल में पाया जाता है? तो याद रखेंगे नाइट्रोजन पाया जाता है। ए नंबर ऑप्शन होगा, नाइट्रोजन सर्वाधिक पाया जाता है। कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो याद रखेंगे
78.08%, ठीक है, 08% पाया जाता है। आप सीधे 78% याद रख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से ऑक्सीजन अगर पूछा जाए, दूसरा नंबर में सर्वाधिक ऑक्सीजन पाया जाता है वायुमंडल में, ये अगर देखा जाए तो 20.95% पाया जाता है ये ऑक्सीजन। अगर आप ऐसे सीधे याद कर सकते हैं, 21% ऑक्सीजन पाया जाता है। तीसरा नंबर में वायुमंडल में सर्वाधिक जो है वो आर्गन पाया जाता है। कितना पाया जाता है? तो 0.93% आर्गन पाया जाता है, याद रखेंगे, सीधे तौर पर यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और चौथा नंबर में सर्वाधिक जो है वायुमंडल में कौन सा गैस पाया जाता है? तो याद रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, CO2 पाया जाता है 0.036%। ये जो है ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, जो पेड़ पौधा लेते हैं। हम लोग जो छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और पेड़ पौधा जो लेते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और पेड़ पौधा जो छोड़ते हैं वो ऑक्सीजन होता है, वो हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का जो होता है ना, एक प्रकार से सहजीवन संबंध होता है, सिम्बायोटिक रिलेशन होता है। मतलब हम हैं तो पेड़ पौधे हैं, और पेड़ पौधे हैं तो हम लोग हैं, इसीलिए दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। इसको कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है। तो याद रखना है, ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर पाया जाता है। तो सर्वाधिक जो है वो वायुमंडल में नाइट्रोजन पाया जाता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन तीसरा नंबर में वो 0.93%, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.036%, ठीक है। और अगर देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे नियान, अगर नियान पूछे तो कितना प्रतिशत यहाँ पाया जाता है? तो 5वां नंबर में ये हो जाएगा आपका, याद रखेंगे, 0.02% यहाँ पर होगा, 0.002%। और हीलियम, ठीक है, हीलियम याद रखेंगे, हीलियम जो है यहाँ पर कितना है? तो 0.0005% यहाँ पे पाया जाता है वायुमंडल में, याद रखना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का यहाँ से क्वेश्चन छपता है, ठीक है। पर्यावरण का इंपॉर्टेंट अभी दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। इसी तरह से जितना भी क्वेश्चन आएगा वो हम सब कुछ बताते चलेंगे। ये जो हम रिलेट करके बताते हैं वो कैसा लगता है, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप एक लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, और ज़रूरतमंद दोस्तों को थोड़ा शेयर करते हैं, तो हम इस सीरीज़ से मोटिवेट होकर के पूरा इस कंप्लीट करवाने का प्रयास करेंगे। इसी तरह से MCQ फॉर्मेट में पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। किस चार्टर एक्ट के द्वारा प्रथम बार शिक्षा पर खर्च करने का प्रावधान किया गया था? किस चार्टर एक्ट के द्वारा शिक्षा पर पहली बार खर्च करने का प्रावधान किया गया था? तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा शिक्षा पर पहली बार खर्च करने का प्रावधान किया गया था। प्रति वर्ष 1 लाख रुपया, कितना रुपया? प्रति वर्ष जो है वो 1 लाख रुपया तक का यहाँ पे खर्च करने का बात किया गया था शिक्षा पर। इसको याद रखेंगे, चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा। इसके द्वारा और क्या किया गया था, इसको हम देख लेते हैं। जैसे कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। कंपनी का व्यापारिक अधिकार हुआ करता था, उसमें एकाधिकार था। व्यापारिक अधिकार जो है वो एकाधिकार था, उसको समाप्त कर दिया गया था। एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। ये पूरा तरीका से समाप्त कर दिया गया था। केवल छोड़ दिया गया था क्या? तो चाय और चीन को, ठीक है। चाय और चीन पर जो एकाधिकार था उसको पूरी तरीका से छोड़ करके बाकी सब एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था इसी चार्टर एक्ट के द्वारा, याद रखेंगे, ठीक है। कंपनी को अगले 20 वर्ष तक के लिए भारतीय प्रदेश में राजस्व पर नियंत्रण करने का अधिकार हो गया था, अगले 20 वर्ष के लिए, इसी चार्टर एक्ट के द्वारा, याद रखेंगे, ठीक है। और शिक्षा पर 1 लाख रुपया प्रति वर्ष खर्च करने की बात यहीं पर किया गया था, याद रखना है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो है, इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय, ये एडिशनल बात बता रहे हैं, इसको भी ध्यान में रखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय जो है वो कब बना था? तो याद रखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय स्थापित हुआ था 1774 ईस्वी में। कौन सा रेगुलेटिंग एक्ट के तहत? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये 1774 में सर्वोच्च न्यायालय स्थापित हुआ था, याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आया था। कब आया था? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में आया था। 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट आया था, इसको भी थोड़ा सा याद रखेंगे, ठीक है। ये सब जितना बताते हैं कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसको याद रखना है। ये सीधे तौर पर क्वेश्चन बनता है और छपता है। यहाँ पर आप लोग ये भी पढ़े होंगे कि यहाँ पर जो बंगाल का गवर्नर है उसको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, कब से?
तो ये भारत का जो मतलब बंगाल का गवर्नर जनरल जो हुआ करता था, बंगाल का जो गवर्नर जनरल हुआ करता था वो भारत का गवर्नर जनरल हो गया था किस चार्टर एक्ट के तहत? तो याद रखेंगे 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल हो गया था। ठीक है, ये पहला कौन था आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो ये जितना भी बताएं सब इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान में रखेंगे। बाकी इजी फॉर स्टडी यूट्यूब भी चैनल है और इसी नाम पर एप्लीकेशन है, तो आप दोनों जगह जुड़ सकते हैं। यहाँ पर भी दंगल और क्रांति लाने वाले हैं, लेकिन यहाँ सामान्य अध्ययन चलेगा, साइंस चलेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इसके बाद रीजनिंग, मैथ, ये सब यहाँ पे चलेगा। ठीक है, तो यहाँ भी आप जुड़ सकते हैं। बाकी एप्लीकेशन इसी नाम से मिल जाएगा प्ले स्टोर में। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, वहाँ पे आप जो भी लेना चाहते हैं वो पूरी तरीक़ा से ले सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट देखते हैं। अर्थशास्त्र का जनक किन्हें कहा जाता है, किन्हें माना जाता है? तो अर्थशास्त्र का जनक किन्हें माना जाता है? तो याद रखेंगे एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। याद रखेंगे 1776 ईस्वी में एडम स्मिथ एक पुस्तक लिखे थे वेल्थ ऑफ नेशन, उसमें अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान बताए थे। ठीक है, उस समय से इनको जो है वो अर्थशास्त्र का पिता माना जाता है, एडम स्मिथ को। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा प्रोफेसर माल्थस। इन्होंने पॉपुलेशन विस्फोट, जनसंख्या विस्फोट का सिद्धांत दिया था। याद रखेंगे। ठीक है, जनसंख्या का कंट्रोल मनुष्य खुद नहीं करता है, तो पृथ्वी अपने अनुसार समय समय पर करती है। ये जो है ना दिए थे सिद्धांत कौन? तो प्रोफेसर माल्थस दिए थे पॉपुलेशन विस्फोट का, याद रखना है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट रहेगा, मार्शल का पुस्तक का नाम पूछता है, अर्थशास्त्र से संबंधित है ये। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक इन्होंने लिखा था, याद रखना है। और रॉबिन्सन का भी संबंध अर्थशास्त्र से है, लेकिन अर्थशास्त्र के पिता कहा जाता है एडम स्मिथ, या कहीं कहीं आदम स्मिथ मिलेगा, आदम स्मिथ मिलेगा। तो ये दोनों आप याद रखेंगे, एक ही व्यक्ति का नाम है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र का जनक किन्हें माना जाता है? तो ये आदम स्मिथ को माना जाता है, सीधे तौर पर पूछा जाएगा, याद रखना है। देखिए, हिस्ट्री का जनक अभी बताए थे, हेरोडोटस को कहा जाता है। हिकेटियस को ज्योग्राफी का जनक कहा जाता है। इसी तरह से फिजिक्स का कहा जाता है न्यूटन को। ठीक है, बायोलॉजी का किन को कहा जाता है? अरस्तु को। ठीक है, और लेबोजियर को कहा जाता है केमिस्ट्री को। तो इस तरह से सब जनक याद रखेंगे, एक जनक से क्वेश्चन पक्का पूछ दिया करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? जीव विज्ञान शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? बी नंबर यहाँ पे ऑप्शन होगा, लेमार्क और ट्रेविरेनस। लेमार्क और ट्रेविरेनस ने जो है यहाँ पे जीव विज्ञान शब्द का प्रथम प्रयोग किया था। ठीक है, तो एक एक करके हम यहाँ जान लेते हैं। जैसे अरस्तु, अरस्तु को कहते हैं जीव विज्ञान का जनक। ठीक है, जनक, जीव विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु है, याद रखेंगे। ठीक है, हिप्पोक्रेटस को क्या कहते हैं? चिकित्सा विज्ञान का जनक। ठीक है, चिकित्सा विज्ञान का जनक जो है हिप्पोक्रेटस को बोला जाता है। जितना भी डॉक्टर लोग पढ़ाई करते हैं वो हिप्पोक्रेटस का कसम खाते हैं कि मरीजों को किसी तरह से दुख तकलीफ नहीं होने देंगे। बाद में किडनी निकाल लेंगे, लीवर निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे पता नहीं, लेकिन जो है पहले नंबर में कसम खाते हैं कि हम मरीजों को भगवान बन के सेवा करेंगे। तो यही हिप्पोक्रेटस का कसम खाते हैं। ठीक है, थियोफ्रास्टिस जो है इनको क्या कहा जाता है? तो वनस्पति। ठीक है, वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रास्टिस को कहा जाता है, तो याद रखना है। थियोफ्रास्टिस को वनस्पति विज्ञान का जनक, हिप्पोक्रेटस को ये चिकित्सा विज्ञान का जनक, अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक, पूरा जीव विज्ञान का जनक जो है अरस्तु को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत कितना प्रतिशत भूभाग पर स्थित है? विश्व का कुल क्षेत्रफल में भारत का कितना हिस्सेदारी है, पूछने का मतलब ये हुआ। तो याद रखेंगे बी नंबर ऑप्शन होगा 2.42%। 2.42% जो है भारत का यहाँ पे भागीदारी है विश्व का कुल क्षेत्रफल में से। ठीक है, ये याद रखेंगे। अगर क्षेत्रफल में से इसका स्थान जो है यहाँ पे आता है 2.4%, तो देखा जाए तो विश्व में क्षेत्रफल में इसका स्थान कितना आता है? ठीक है, तो स्थान अगर बात किया जाए तो 7वां, विश्व में ये 7वां देश है क्षेत्रफल के दृष्टि से बड़ा में। तो 1 नंबर में कौन होगा? तो याद रखना 1 नंबर में रूस होगा। ठीक है, 2 नंबर में अगर कभी पूछा जाए तो कनाडा होगा, कनाडा। 3 नंबर में कभी पूछा जाए तो USA, अमेरिका। ठीक है, 4 नंबर में याद रखना है, 4 नंबर में चीन। ठीक है, 4 में चीन, और उसके बाद 5 नंबर में
ब्राज़ील, ठीक है, ब्राज़ील। और 6 नंबर में कौन सा हो जाएगा, तो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। और उसके बाद 7 नंबर में अगर बोला जाए तो हमारा भारत, ठीक है। तो याद रखेंगे, तो कम से कम ऊपर वाला अमेरिका वाला ज़रूर याद रखेंगे और चाइना वाला कंडीशन ज़रूर याद रखेंगे। टॉप 7 जो है देश यही है क्षेत्रफल के दृष्टि से, इसको याद रखना है। हमारा क्षेत्रफल में हिस्सेदारी 2.4% है, याद रखना है। और विश्व का जो जनसंख्या है, ठीक है, विश्व का जनसंख्या है उसका कितना प्रतिशत हमारे यहाँ है, तो विश्व जनसंख्या का देखा जाए तो हमारे यहाँ 17.5% आबादी रहता है, ठीक है। 2011 जनगणना के अनुसार अगर देखें तो विश्व का जो जनसंख्या है उसका 17.5% जो है आबादी हमारे यहाँ रहता है। मतलब लोग बोलता भी है कि विश्व में अगर 100 व्यक्ति है तो 17 व्यक्ति हमारा है, ठीक है, हर 17वां व्यक्ति भारतीय है, तो ऐसा लोग बोलता है। तो याद रखेंगे 100 व्यक्ति है विश्व में, उसमें 17.5 व्यक्ति हमारे यहाँ रहता है, ठीक है। अभी तो हाल फिलहाल में जो कोरोना आया, तो कोरोना के बाद जो 2020 में कोरोना आपको देखने को मिला, तो यहाँ पे जो मेहनत लोगों ने किया है, भारतीय लोगों ने, वो मेहनत जो है वो रंग लाया है 2023 में। 2023 में जो एक रिपोर्ट अमेरिका की एक एजेंसी बताई है कि विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या का देश जो है वो अब भारत बन गया है। तो कोरोना के पीरियड में जो मेहनत रंग लाया है उसका असर यहाँ देखने को मिल रहा है, ठीक है। जो पूरा फैमिली घर में आकर के रह गया, ठीक है, बाहर से 1-1, 2-2 साल जो घर में बिताया है उसका पूरा रंग जो है 2023 में दिखा है। और यहाँ पर बता दिया गया कि विश्व का सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला देश जो है वो भारत है, ठीक है। तो ये अभी रिपोर्ट नहीं आया है, 2021 के जनगणना रिपोर्ट यहाँ पे नहीं आया है। ये आता तो इसके अनुसार कुछ और यहाँ आपको देखने को मिलता, लेकिन अभी हम जो बता रहे हैं 2011 के अनुसार बता रहे हैं। बाकी ये अमेरिकी एजेंसी बताई है कि 2023 में जो है विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या भारत के पास यहाँ हो गया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सोचने वाली बात है, लेकिन कोई बात नहीं है। जनसंख्या के अनुसार अगर हम आगे बढ़े हैं तो उसका अगर सही उपयोग किया जाए, मानव को एक पूंजी के रूप में उपयोग किया जाए, तो उसका सही इस्तेमाल करके आगे बढ़ा जा सकता है, ठीक है। तो ये सब जो हम बताएं कहीं ना कहीं यहाँ पे पूछा जाता है। याद रखेंगे भारत का किस टाइप का कंट्री है पूरा विश्व में, तो ये याद रखेंगे ये दक्षिण एशिया का कंट्री है, ठीक है, दक्षिण एशिया में पड़ता है। एशियन कंट्री है, याद रखेंगे, लेकिन वो दक्षिण एशियाई कंट्री है, एशियाई कंट्री है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये सीरीज़ कैसा लगा, इस सीरीज़ को हम आगे बढ़ाएं कि नहीं बढ़ाएं, आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर आप लोग कहेंगे तो ये सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते, जो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। भारत के मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण कितना किलोमीटर है? भारत का मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर कितना किलोमीटर है? तो याद रखेंगे 3214 किलोमीटर है, बी नंबर ऑप्शन होगा। उत्तर से दक्षिण की ओर देखा जाए तो 3214 किलोमीटर इसका पूरा लंबाई है। आप अच्छे तरीक़ा से यहाँ पे देख सकते हैं, पूरा तरीक़ा से मैप में डिटेल से बताएंगे, इसको अच्छे तरीक़ा से देख लीजिएगा। देखेंगे तो उत्तर से दक्षिण मतलब ये जो है नॉर्थ है, इस तरह से नीचे की ओर आएंगे, और ये दक्षिण की ओर जो है यहाँ तक मुख्य भूमि जो है इसका कुल अगर लंबाई अगर देखेंगे तो कितना है, 3214 किलोमीटर है, याद रखेंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर देखा जाए यहाँ पे पूरब से पश्चिम की ओर, ठीक है, ये पूरब से पश्चिम की ओर इस तरह से अगर देखेंगे तो इसका लंबाई कितना है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये कितना है टोटल, तो 29-33 किलोमीटर है, याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। कुछ और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं, ये भी अगर अच्छे तरीक़ा से याद रखेंगे तो ठीक रहेगा। देखा जाए तो कुल यहाँ पे इसका चारों तरफ का जो सीमा है, भारत का टोटल जो सीमा है वो कितना है इसका, तो याद रखेंगे टोटल सीमा अगर देखा जाए भारत का कितना है, 22,716.6 किलोमीटर इसका टोटल सीमा है, याद रखेंगे। इसका पूरा जो सीमा है, चाहे जलीय सीमा हो चाहे स्थलीय सीमा हो, ये पूरा देखा जाए तो कितना है, तो 22,716.6 किलोमीटर है, याद रखेंगे, ठीक है। इसमें अगर कभी पूछा जाए स्थलीय सीमा, ठीक है, स्थलीय सीमा कितना है, स्थल की सीमा कितना है, तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो याद रखेंगे 15,200 किलोमीटर का स्थलीय सीमा है इसका। अगर कुल तटीय सीमा पूछा जाए, कुल तटीय सीमा, ठीक है, कुल तटीय सीमा अगर पूछा जाए यहाँ पर कितना है, ये तटीय सीमा, तो
तो कितना है, तो याद रखेंगे 7516.6 किलोमीटर है कुल तटीय सीमा। इसमें अंडमान निकोबार भी जोड़ेंगे, ठीक है, इधर लक्षद्वीप का भी जोड़ेंगे, तो ये सब मिला करके बता रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन केवल पूछा जाए मुख्य तटीय सीमा, ठीक है, मुख्य तटीय सीमा पूछा जाए, मुख्य तटीय सीमा कितना है, तो याद रखेंगे ये 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर है, याद रखेंगे। मुख्य तटीय सीमा का मतलब होता है ये वाला जो क्षेत्र जो यहाँ से इस तरह से देख रहे होंगे, ये जो इस तरह से जो सीमा है, इस तरह का ये सीमा जो मुख्य तटीय सीमा हुआ, तो इसका टोटल जो लंबाई अगर यहाँ पर देखा जाए जो समुद्र से लगता है ये, तो कितना है 6100 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन अंडमान निकोबार और ये लक्षद्वीप को अगर जोड़ते हैं तो इस तरह से अगर जोड़ने के बाद देखेंगे तो कुल तटीय सीमा हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर, याद रखेंगे, ठीक है। कुछ और यहाँ पे बात करें तो इम्पॉर्टेंट जो रहेगा याद करना है, जैसे कुल क्षेत्रफल कभी आज तक तो पूछा नहीं है लेकिन पूछ दे तो याद रखना है कुल क्षेत्रफल कितना है देश का, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इसका पूरा क्षेत्रफल है देश का। याद रखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से हम 7वां नंबर पर आते हैं, ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि से चाइना के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं। हालांकि अभी जो है अमेरिकी एजेंसी बताई थी कि चाइना को पीछे छोड़ करके भारत जो है नंबर 1 हो गया है, लेकिन 2011 के जनगणना के अनुसार अभी हम दूसरे नंबर पर हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। कुछ और इम्पॉर्टेंट बात देखा जाए देश के लिए तो भौगोलिक क्षेत्र, अगर भौगोलिक बात यहाँ पर किया जाए तो भौगोलिक आकृति कैसा है, हमारा देश का भौगोलिक आकृति कैसा है, तो ये याद रखेंगे चतुर्भुजाकार है। कैसा है, तो चतुर्कोणीय है, ठीक है, चतुष्कोणीय है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। और कुछ देखेंगे तो अच्छे तरीका से आप देखिए यहाँ पर नीचे अगर देखेंगे तो ये हिंद महासागर है, क्या है, तो ये हिंद महासागर है। यहाँ से इंपॉर्टेंट रहेगा कि हिंद महासागर से भारत किधर है, उत्तर की ओर है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का बात किया जाए, ठीक है, जैसे कि अगर देखा जाए तो इस तरह से अगर एक गोलाकार बनाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ये अगर रेखा देखेंगे इस तरह का रेखा, तो ये रेखा हो गया अक्षांश रेखा। तो अक्षांश रेखा में देखेंगे तो ये हो गया विषुवत रेखा। विषुवत रेखा का इस जगह पर अगर देखा जाए तो यहाँ पे भारत है, तो किस ओर होगा, तो ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये आपका दक्षिणी गोलार्ध हो गया, ठीक है। तो भारत अगर अक्षांशीय विस्तार के तरफ से देखेंगे तो ये उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है। और इसी तरह से अगर बात किया जाए एक और गोला यहाँ पर बनाते हैं, तो इसमें अगर इस तरह का रेखा हम देते हैं, ठीक है, इस तरह का रेखा देते हैं, तो इस तरह का रेखा में भारत का स्थिति कहाँ पर दिखेगा आपको, तो भारत का स्थिति यहाँ दिखेगा, ठीक है। तो ये अगर मिड पॉइंट मानते हैं तो ये हो गया आपका पश्चिम, ठीक है, तो ये हो जाएगा पूरब। तो भारत जो है पूर्वी देशांतर में है, ठीक है, पूर्वी देशांतर में है, याद रखेंगे। देशांतर के अनुसार भारत पूर्वी में है और अक्षांश के अनुसार भारत उत्तरी में है, ठीक है। इसीलिए हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि भारत जो है विश्व के उत्तर पूर्व में स्थित है, उत्तर पूर्व में स्थित है। आपको समझ में आ गया होगा, अक्षांश के अनुसार ये उत्तर में है और देशांतर के अनुसार जो है भारत पूरब में है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कुल मिलाकर के कि भारत पूरा विश्व के मानचित्र में उत्तर पूर्व में स्थित है। ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ये जितना बात बताएं वो कहीं ना कहीं आपसे पूछा जा सकता है सीधे तौर पर, ठीक है, ये सब बात आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसका संबंध सेरीकल्चर से है, निम्न में से किसका संबंध सेरीकल्चर से है, तो ए नंबर ऑप्शन होगा, रेशम कीट पालन से संबंधित है सेरीकल्चर, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। कुछ और यहाँ पे देख लेते हैं जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे आपसे पूछेगा एक नंबर में एपी कल्चर, ठीक है, एपी कल्चर किसको कहते हैं, मतलब तो याद रखेंगे एपी कल्चर यहाँ पर जो है याद रखना है, ये मधुमक्खी पालन से संबंधित है, ठीक है, मधुमक्खी पालन से संबंधित है, सीधे तौर पर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। एपी कल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद एबी कल्चर, ठीक है, एबी कल्चर याद रखेंगे, एबी कल्चर का संबंध किससे है, तो ये पक्षी पालन से है, ठीक है, पक्षियों का पालने से संबंधित है एबी कल्चर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पीसी कल्चर, पीसी कल्चर का संबंध किससे है, तो याद रखेंगे पीसी कल्चर का यहाँ पे संबंध है, पीस किसको करते हैं, मछली को, तो पीसी कल्चर का संबंध यहाँ पे मछली से है, याद रखेंगे, ठीक है, मछली से संबंधित है
मछली पालन से संबंधित है पीसी कल्चर। तो इसको भी याद रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर है सिल्वी कल्चर। ठीक है, सिल्वरी कल्चर, ये जो है कहने का मतलब ये क्या है, तो याद रखेंगे वन से संबंधित है। सिलसिलाता है जब जंगल में जानते हैं तो दांत सिलसिलाने लगता है कि कहीं से बाघ ना आ जाए और खा जाए। तो सिल्वरी कल्चर जो है इसका संबंध किससे है, वन संपदा से, वन संवर्धन से है, याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद ओलेरी कल्चर, याद रखेंगे ओलेरी। ओलेरी देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा ओलेरी, ओलेरी। ठीक है, ओलेरी कल्चर इसका संबंध किससे है, तो ओलेरी मतलब लैर में जो फरता है, लैर मतलब होता है लत्तर, लत्तर में जो सब्जी फरता है, तो यहाँ पे सब्जी से संबंधित है, सब्जियों की कृषि से संबंधित है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, ओलेरी कल्चर सब्जी की कृषि से संबंधित है, याद रखना है। ठीक है, इसके बाद और इम्पॉर्टेंट है जैसे हॉर्टिकल्चर। ठीक है, हॉर्टिकल्चर का संबंध किससे है, तो हॉर्टिकल्चर का संबंध जो है वो बागवानी से है। आजकल कोई भी बागवानी करना पसंद नहीं करता है, खेती बाड़ी करना पसंद नहीं करता है, मतलब सब लोग हट करता है। तो हॉर्टिकल्चर बागवानी से संबंधित है, याद रखना है। ठीक है, इसके बाद इंपॉर्टेंट रहेगा पोमो। ठीक है, पोमोलॉजी, पोमोलॉजी का संबंध किससे है, तो याद रखेंगे पोमोलॉजी का संबंध जो है फलों से है। पोमो फलो मतलब एकदम मिलता जुलता है, तो याद रखेंगे पोमोलॉजी का संबंध फलों की कृषि से है, खेती से है, याद रखना है। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं जैसे बीटी कल्चर है, वे कभी क्वेश्चन पूछे बीटी कल्चर, तो बीटी कल्चर का संबंध किससे है, ये अंगूर से है, अंगूर की खेती से है। ठीक है, अंगूर की कृषि से है, याद रखेंगे। ठीक है, देखिए बीटी मतलब कीटी छोटा छोटा होता है, तो अंगूर से संबंधित है, याद रखना है। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है, सब एग्जाम में पूछा गया है, तो उसी सब को हम यहाँ पे शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं। ये मेरा जो प्रयास है वो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इसी से मोटिवेशन मिलता है। बाकी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था, भारतीय संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था, तो याद रखना है ये 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को भारतीय संविधान का प्रथम बैठक हुआ था। और प्रथम बैठक में अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा थे, याद रखेंगे। और अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे, राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे राजेंद्र प्रसाद, वही अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के बने थे, याद रखना है। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे संविधान सभा का आया तो देख लेते हैं। देखिए भारतीय संविधान सभा जो है ये बनी थी, वो किस योजना के तर्ज पर बना था, तो किस योजना के तहत बना था, तो याद रखेंगे कैबिनेट मिशन। ठीक है, कैबिनेट मिशन के प्लान पर बना था, याद रखेंगे कैबिनेट मिशन के तहत ये बना था, कैबिनेट मिशन योजना के तहत निर्माण किया गया था। देखिए क्रिप्स मिशन भी ऑप्शन में देता है तो नहीं मारेंगे। 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन योजना के तहत ये भारतीय संविधान सभा का निर्माण किया गया था, गठन किया गया था, याद रखेंगे। ठीक है, और क्या इंपॉर्टेंट है, कुल महिला, कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा कि कुल महिला कितना थी इस संविधान सभा में, तो याद रखेंगे कुल महिलाओं की संख्या यहाँ पे 15 था। कितना महिला थी, 15 था, याद रखेंगे। ठीक है, 15 थी, 15 था नहीं। ठीक है, और कुल मिलाकर देखा जाए यहाँ पे अधिवेशन कितना हुआ था, कुल अधिवेशन, ठीक है, अधिवेशन ये कितना हुआ था, तो अधिवेशन याद रखेंगे 11 अधिवेशन हुआ था, याद रखना है कितना अधिवेशन हुआ था, 11 अधिवेशन यहाँ पे हुआ था। ठीक है, अंतिम बैठक अगर कभी कभी पूछता है संविधान सभा के अंतिम बैठक कब हुआ था, तो ये बैठक जो हुआ था अंतिम कब हुआ था, तो 24 जनवरी, याद रखेंगे 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अंतिम बैठक यहाँ पे हुआ था संविधान सभा का, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, और संविधान को अंगीकृत कब किया गया था, ठीक है, तो याद रखना है संविधान को अंगीकृत कब किया गया था, ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। ठीक है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए ये जो प्रस्तावना आप पढ़ते हैं तो वहीं पर ये डेट आपको आएगा। ठीक है,
तो वो अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये लास्ट लाइन आता है। आप प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसमें बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सब जितना बात बताएं न कहीं ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ये सब जो है ना भारतीय संविधान सभा से संबंधित था। बाकी जो है और कुछ एडिशनल बात आप जानते हैं तो नीचे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जिससे कि हमको भी थोड़ा सा आप लोग से ज्ञान मिले। ठीक है, और लिखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, कमेंट देखते हैं तो अच्छा कमेंट देखते हैं तो बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिलता है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा अच्छा कमेंट कीजिए, थोड़ा मोटिवेशन कीजिए। बाकी जो है चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति कब हुआ था? पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति कब हुआ था? तो याद रखेंगे ए नंबर ऑप्शन होगा। 1980 ईस्वी में पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति हुआ था। याद रखना, ये जेपीएससी पूछा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को इसी बार जेपीएससी पूछा था पीटी में, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अब पर्यावरण से संबंधित बात आया तो कुछ और इम्पॉर्टेंट देख लेते हैं। देखिए यहाँ सब जो है ना वो सब डेट इम्पॉर्टेंट है। जैसे अगर आपसे कभी पूछा जाएगा यहाँ पे कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो ये 1986 ईस्वी में आया था, ये भी याद रखना है। ठीक है, 1987 ईस्वी में क्या हुआ था? इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो धारणीय विकास का अवधारणा यहाँ पे आया था। धारणीय विकास, सतत विकास का अवधारणा आया था, इंपॉर्टेंट रहेगा। वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंटल एंड डेवलपमेंट, इसके द्वारा जो है ब्रेटलैंड रिपोर्ट यहाँ पे जारी हुआ था, आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था? तो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। याद रखेंगे, पृथ्वी पर पहली बार यहाँ पे चिंता किया गया था कि पृथ्वी को किस प्रकार से बचाना है। रियो डे जेनेरियो ब्राज़ील में सबसे पहला हुआ था। ठीक है, कब? 22 अप्रैल को। तो याद रखेंगे ये 22 अप्रैल को हुआ था, इसीलिए हम 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं। ठीक है, ये सीधे तौर पर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन जब पूछेगा तो भूलने का नहीं है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखेंगे 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और 22 मार्च को, इसके पहले देखिए 22 मार्च, कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 22 मार्च को क्या मनाते हैं, तो विश्व जल दिवस। ठीक है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं, तो 22 अप्रैल को जो है विश्व पृथ्वी दिवस। ठीक है, याद रखेंगे पृथ्वी दिवस ये मनाते हैं। इसी दिन जो है यहाँ पे पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, इसीलिए पृथ्वी दिवस यहाँ मनाया जाता है, याद रखेंगे। इसके बाद 22 मई को, ठीक है, अप्रैल के बाद मई होता है, तो 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस भी इसको बोलते हैं, तो ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। जैव विविधता दिवस मनाते हैं। तो तीनों पर्यावरण से संबंधित है और तीनों का तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, 2 फरवरी को वेटलैंड दिवस मनाते हैं, आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस मनाते हैं, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको भी थोड़ा सा याद रखेंगे। ठीक है, ये जितना बताएं सब इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा अच्छे तरीक़ा से ध्यान में रखेंगे तो किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? लहुरा देव से प्राप्त हुआ है, बी नंबर ऑप्शन होगा। लहुरा देव उत्तर प्रदेश में है। और एक और जगह से प्राप्त हुआ है कोलडिहवा। ठीक है, कोलडिहवा, ठीक है, डिहवा, याद रखेंगे, कोलडिहवा भी उत्तर प्रदेश में है। तो कोलडिहवा और लहुरा देव से चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, जो उत्तर प्रदेश में है। मेहरगढ़ ये पाकिस्तान में है। ठीक है, पाकिस्तान में है, याद रखेंगे। यहाँ पे गेहूं का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, गेहूं का साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुआ है, तो इसको भी थोड़ा सा याद रखेंगे। देखिए बागोर जो है, बागोर याद रखेंगे, ये राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान में एक जगह है बागोर, यहाँ से पशुपालन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, पशुपालन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, ये भी याद रखना है। इसी तरह से आदमगढ़, ठीक है, आदमगढ़ जो है वो एमपी में है, मध्य प्रदेश में है, यहाँ से भी पशुपालन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, पशुपालन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो आदमगढ़ और बागोर से पशुपालन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। लोहरा देव कोल्डिहवा से चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है और मेहरगढ़ से गेहूं का साक्ष्य प्राप्त हुआ है।
याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट याद रखेंगे बुर्ज होम। ठीक है, बुर्ज होम से इंपॉर्टेंट प्राप्त हुआ है यहाँ पे मानव कंकाल। ठीक है, मानव कंकाल, ये मानव कंकाल यहाँ से प्राप्त हुआ है। कुत्ता का भी यहाँ पे कंकाल प्राप्त हुआ है। गर्त आवास भी मिला है, गर्त आवास। ठीक है, आवास यहाँ से मिला है, इसको भी याद रखेंगे बुर्ज होम से। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, जो पूछा गया है उसी टाइप का हम रिलेट कर रहे हैं। आप इसको एक दो बार देखेंगे तो सब देखिएगा, एग्जाम में यही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था है, याद रखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है। बी नंबर ऑप्शन होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, याद रखेंगे, सीधे तौर पर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। देखिए, अर्थव्यवस्था एक अधूरा शब्द है जब तक उसके पहले किसी देश का नाम नहीं जोड़ते हैं। देखिए, किसी भी देश का नाम जोड़ लेते हैं तब अर्थव्यवस्था जो है वो पूर्ण शब्द हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था मतलब भारत की अर्थव्यवस्था, केवल अर्थव्यवस्था एक अधूरा शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पर भारत की अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, मतलब विकसित भी नहीं है और अविकसित भी नहीं है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जो है अविकसित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, अमेरिका का जो है वो विकसित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, लेकिन भारत जो है एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। अब बात होता है विकासशील अर्थव्यवस्था का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो है देखा जाए तो प्राथमिक सेक्टर मतलब कृषि और पशुपालन आता है, प्राथमिक क्षेत्र जिसको बोलते हैं, याद रखेंगे। दूसरा क्षेत्र मतलब इसमें विनिर्माण निर्माण का क्षेत्र आता है, तो ये दूसरा क्षेत्र हो गया। ठीक है, और एक होता है तृतीय क्षेत्र जिसमें सेवा क्षेत्र आता है। ठीक है, सेवा क्षेत्र, व्हाइट कलर जॉब वाले लोग यहाँ पर होते हैं, तो तीसरा क्षेत्र होता है, तो ये सेवा क्षेत्र हो जाता है। तो देखा जाए तो दिनों दिन प्राथमिक क्षेत्र का योगदान घट रहा हो और टर्सरी क्षेत्र का योगदान दिनों दिन यहाँ पे बढ़ रहा हो, तो इस स्थिति में वैसी अर्थव्यवस्था को हम विकासशील अर्थव्यवस्था कहते हैं, याद रखेंगे। और सेवा क्षेत्र में जो मोर देन 80% से ज़्यादा जो है योगदान देता है तो वो विकसित हो जाता है। ठीक है, तो हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो दिनों दिन प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भरता कम हो रहा है और तीसरा क्षेत्र बढ़ते जा रहा है, इसीलिए हम इसको विकासशील अर्थव्यवस्था कहते हैं। हालांकि इससे थोड़ा नुकसान हो सकता है, आगे फूड संकट हो सकता है, खाद्यान्न संकट यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र जो है पूरी तरीक़ा से खाद्यान्न पर निर्भर होता है, कृषि पर निर्भर होता है, पशुपालन पर निर्भर होता है, और अगर ये कमज़ोर हुआ तो तीनों क्षेत्र आपका पूरी तरीक़ा से यहाँ पे कमज़ोर हो जाएगा, तो इसको बचाना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपका यहाँ पे हो गया, इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। बाकी चैनल से जरूर जुड़िए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार निम्न में से कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार निम्न में से कौन सा है? तो याद रखेंगे बी नंबर ऑप्शन होगा, नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है, ध्यान में रखेंगे। इसका शुरुआत कब से हुआ था? तो याद रखना है 1901 ईस्वी से हुआ था। अल्फ्रेड नोबेल का पुण्यतिथि होता है 10 दिसंबर को, तो प्रत्येक 10 दिसंबर को ये पुरस्कार दिया जाता है। 1901 ईस्वी से दिया जाना प्रारंभ हुआ था। प्रारंभ में जो है ये 5 क्षेत्र में दिया जाता था, इसके बाद जो है इकोनॉमिक्स जोड़ दिया गया, तो अब जो है 6 क्षेत्र में दिया जाता है। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, पहले कौन भारतीय थे जिनको ये पुरस्कार मिला था? याद रखेंगे 1913 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। ठीक है, याद रखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर को ये पुरस्कार मिला था गीतांजलि के लिए, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, और एक आपको याद रखना है यहाँ पे 2014 वाला, ठीक है, बच्चा बचाओ अभियान के लिए मिला था कैलाश सत्यार्थी को, और अभिजीत बनर्जी को मिला था। अभिजीत बनर्जी जो है ये भारतीय मूल के अर्थशास्त्री हैं, तो इनको मिला था, याद रखना है। कब मिला था? वो मिला था, याद रखना है 2019 में। ठीक है, इनके पत्नी के साथ मिला था, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट है जो ध्यान में रखना है। नोबेल पुरस्कार विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक है, बाकी भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार बोला जाए तो ये भारत रत्न है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार जो है ये भारत रत्न है, भारत का है। ठीक है, देखा जाए तो यहाँ पे सबसे बड़ा पुरस्कार होता है यहाँ पे भारत रत्न। ठीक है, भारत रत्न एक नंबर में भारत का, दूसरा नंबर में होता है पद्म विभूषण। ठीक है, पद्म विभूषण, विभूषण। ठीक है, पद्म विभूषण। इसके बाद तीसरा जो होता है यहाँ पे पद्म भूषण, पद्म भूषण। ठीक है, पद्म भूषण। और चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, याद रखना, पद्मश्री। ये आप बहुत बार सुने होंगे, पद्मश्री। तो सबसे बड़ा हो गया यहाँ पे भारत रत्न। याद रखिएगा ये तीनों का जो शुरुआत हुआ था, ये चारों का शुरुआत हुआ था, कब हुआ था?
तो याद रखना 1954 से, 1954 से प्रारंभ हुआ था। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री का प्रारंभ हुआ था 1954 से। याद रखना, अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है, सीधे तौर पर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें किसी तरह का पैसा नहीं मिलता है। ये चारों पुरस्कार जो भारत में दिया जाता है इसमें कोई पैसा नहीं मिलता है, प्रशस्ति पत्र मिलता है, एक सम्मान है, याद रखना है। ठीक है, लेकिन नोबेल पुरस्कार में बड़ी पैसा मिलता है, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पैसा मिलता है। देखिए यहाँ पे गोल्डन पांडा पुरस्कार लिखे हैं। ठीक है, ये गोल्डन पांडा पुरस्कार ये पर्यावरण क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है गोल्डन पांडा पुरस्कार। ये बहुत बड़ा पुरस्कार है पर्यावरण के क्षेत्र के लिए। ऑस्कर पुरस्कार तो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, आप सब इसको जानते हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा याद रखिएगा, डायरेक्ट यहाँ से स्टैटिक्स क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना है भीमराव अंबेडकर। ए नंबर ऑप्शन होगा, भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के क्या थे? तो अध्यक्ष थे, याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। अब कुछ समिति और उसके अध्यक्ष पूछता है, वहाँ से भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे ये हैं, यहाँ याद रखना है जवाहरलाल नेहरू, तो इनको जो बनाया गया था, तो याद रखना है यहाँ पे संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। ये भी पूछता है संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना है ये थे जवाहरलाल नेहरू, देश के प्रथम प्रधानमंत्री ये थे, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, और एक और दिया गया था इनका संघीय। ठीक है, संघीय, याद रखना है संघीय समिति के अध्यक्ष यही थे। ठीक है, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष यही थे, इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना है। 2, इसके बाद यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद देश के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। ये जो है याद रखना है प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे, ये याद रखना है, पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि देखिए देश के प्रथम प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रथम राष्ट्रपति हैं, ये सब किस समिति के अध्यक्ष थे? ये क्वेश्चन अच्छा पूछा जा सकता है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट रहेगा पहले गृह मंत्री थे सरदार पटेल। ठीक है, तो सरदार पटेल को दिया गया था ये कौन सा देखिए संचालन समिति भी राजेंद्र प्रसाद के पास था। ठीक है, एक प्रक्रिया नियम समिति और एक और यहाँ पर है, यहाँ पर याद रखना है संचालन समिति, संचालन, ये याद रखेंगे संचालन समिति। ये किनके पास था? तो राजेंद्र प्रसाद के पास था, देश के प्रथम राष्ट्रपति। इसके बाद डी नंबर जो ऑप्शन है इसको याद रखिएगा, पहले ये गृह मंत्री थे सरदार पटेल। ठीक है, उप प्रधानमंत्री के रूप में भी ये जाने जाते थे। तो यहाँ पर देखा जाए तो इनके पास 3 जो है समितियाँ थीं, याद रखना है। एक था यहाँ पे प्रांतीय समिति। ठीक है, प्रांतीय संविधान, याद रखना है प्रांतीय संविधान समिति। ठीक है, ये इनके पास था, एक हो गया यहाँ पे। दूसरा हो गया मूल अधिकार समिति, मूल अधिकार। ठीक है, मूल अधिकार समिति। और एक यहाँ पर था अल्पसंख्यक मामला का जो समिति था वो इनके पास था, इसको भी याद रखना है। तो अल्पसंख्यक मामले का, मूल अधिकार का और प्रांतीय संविधान समिति, इसीलिए प्रांत को एकजुट करने का काम इन्होंने ही किया था। इसीलिए यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी केवड़िया गुजरात में बना हुआ है, नर्मदा नदी के तट पर। विश्व का सबसे बड़ा मूर्ति जो है इन्हीं का है, सरदार पटेल का है। ठीक है, क्योंकि पूरा देश को एकजुट करने का इन्होंने ही काम किया था, याद रखेंगे। तो ये सब जो एडिशनल बात बताते हैं वो कैसा लगता है, अपना फीडबैक एक लाइक से ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, एक लाइक करते तो थोड़ा सा एनर्जी मिलता है कि चलो काम कर रहे हैं, लोगों को समझ में आ रहा है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, पूरा हम यहाँ पे इसी तरह से टॉपिक वाइज पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। बस थोड़ा सा आप लोग का सपोर्ट और साथ चाहिए। ठीक है, और थोड़ा ज़रूरतमंद दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ज़्यादा लोग देखते हैं तो पढ़ाने में अच्छा मन लगता है। ठीक है, इस तरह का वीडियो तो हम दिन भर में 4-5 ला सकते हैं, लेकिन आप लोग सपोर्ट करेंगे तो, ठीक है, ऊर्जा हमको मिलेगा तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र तृतीय श्रेणी में आता है? कौन सा क्षेत्र तृतीय श्रेणी में आता है? तो डी नंबर ऑप्शन होगा बीमा क्षेत्र जो है वो यहाँ पे टर्सरी सेक्टर में आता है। देखिए अर्थव्यवस्था में हम 3 क्षेत्र को बांट करके देखते हैं और ये तीनों क्षेत्र को किस रूप में बांटते हैं यहाँ पर आपको बताते हैं, इसको देख लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन अच्छा बनता है। देखिए जो क्षेत्रक अगर देखा जाए यहाँ पर तो 3 भाग में बांटते हैं। 1 नंबर में जो होता है यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र को एक प्रकार से रेड कॉलर जॉब कहा जाता है।
रेड कॉलर जॉब कहने का मतलब होता है कि इसमें बड़ी मेहनत होता है, खून पसीना लोग लगाता है, तो रेड कॉलर जॉब के अंतर्गत रखते हैं। इसमें कौन सा मुख्य रूप से आता है, जैसे एक तो कृषि आएगा, ठीक है, कृषि आएगा। इसके बाद इसमें पशुपालन आएगा, ठीक है, पशुपालन याद रखेंगे, पशुपालन आएगा यहाँ पे। इसके बाद क्या आएगा, तो मत्स्यन, ठीक है, मत्स्यन आएगा, मत्स्यन यहाँ पर आएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, खनन भी आएगा, खनन मतलब ज़मीन से जो जुड़ा होता है ना वो सब यहाँ पे आएगा। और वानिकी भी आएगा, वानिकी भी आएगा। तो ये सब जो है ना प्राथमिक क्षेत्र है। पूछता है निम्न में से कौन किस क्षेत्र में आता है, तो याद रखें कृषि, पशुपालन, मत्स्यन, खनन और वानिकी किस में आता है, तो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। उसके बाद दूसरा क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र इसको कहते हैं, इसको कहते हैं ब्लू कॉलर जॉब, ठीक है। ये दूसरा क्षेत्र होता है, याद रखना है। इसमें उद्योग क्षेत्र आता है, उद्योग क्षेत्र मतलब निर्माण, ठीक है, निर्माण, विनिर्माण, ठीक है, विनिर्माण ये क्षेत्र आता है, निर्माण विनिर्माण क्षेत्र, गैस, ठीक है। उसके बाद बिजली, विद्युत, ठीक है, जलापूर्ति, ये सब इसमें आता है। तो इसको थोड़ा सा याद रखेंगे, इंडस्ट्रियल एरिया इसमें आता है, ठीक है। मतलब कुल मिला के ये दूसरा जो है ना प्राथमिक क्षेत्र पर डिपेंडेबल होता है, ठीक है। और टर्सरी क्षेत्र जिसको कहते हैं सेवा क्षेत्र, इसमें इसको कहते हैं तृतीयक क्षेत्र, ठीक है, तृतीयक क्षेत्र। अब तृतीयक क्षेत्र वाला इंपॉर्टेंट याद रखना है यहाँ पर, इसको कहते हैं सेवा क्षेत्र, ठीक है, सेवा क्षेत्र ये याद रखना है, सेवा क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। इसको कहते हैं वाइट कॉलर जॉब, वाइट कॉलर जॉब कहते हैं, मतलब बड़ा आराम से लोग करता है। ये अगर देखा जाए तो इसमें कौन सा आता है, जैसे व्यापार आएगा, ठीक है। 12-1 बजे भी पढ़ाते हैं तब भी पटाखा छूट रहा है, यही तो दिक्कत होता है। अभी घड़ी में देखेंगे तो यहाँ पे 1 बज रहा है, उसके बाद भी पटाखा छूट रहा है। मुंह से बोलने में मोटा मोटा आवाज़ निकल रहा है, उसके बाद भी पटाखा छूट रहा है। इंतज़ार करते हैं इतना देर तक कि आराम से हम पढ़ाएंगे, जब रात हो जाएगा, जब सब कुछ एकदम सुनसान हो जाएगा। लेकिन क्या कहें, उसके बाद भी लोग है अपना खुशियाँ अलगे टाइप से मनाता है, ठीक है। इसके बाद देखा जाए यहाँ पे परिवहन, ठीक है, परिवहन एवं संचार, परिवहन एवं संचार जो है ये भी इसमें आता है। बैंकिंग पूरा आएगा, याद रखेंगे, बैंकिंग क्षेत्र इसमें पूरा आएगा। उसके बाद बीमा क्षेत्र इसमें आएगा, तीसरा क्षेत्र में। भंडारण भी इसी में आएगा, ठीक है, याद रखेंगे, भंडारण भी इसी में आएगा, ठीक है। सामुदायिक सेवाएं भी इसी में आएगा। तो ये याद रखेंगे, पूरी तरीक़ा से सेवा क्षेत्र है। जो देश सेवा क्षेत्र को जितना आगे बढ़ा कर रखता है, मतलब कि अर्थव्यवस्था में जिसका सेवा क्षेत्र का ज़्यादा योगदान होता है, वो अर्थव्यवस्था जो होती है वो विकसित अर्थव्यवस्था कहलाती है, जिसमें 80% मोर देन जो है टर्सरी सेक्टर का योगदान, तीसरा सेक्टर का योगदान होता है। इसमें देखा जाए तो अमेरिका जो है, USA, फिर उसके बाद फ्रांस, ये इटली, सब देश का जो अर्थव्यवस्था है वो विकसित है, क्योंकि यहाँ टर्सरी क्षेत्र का योगदान ज़्यादा है। तो याद रखना है यहाँ पर, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट रहेगा। तीसरा क्षेत्र जो है इसमें आता है कौन सा, बीमा, यहाँ यही पूछा गया था, इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये एडिशनल जो बात बताते हैं उसको भी ध्यान में रखना है, पक्का यहाँ से सीधे क्वेश्चन बनेगा। चलिए नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, पक्का यहाँ से क्वेश्चन छपेगा। प्रागैतिहासिक चित्रकला शैली का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? प्रागैतिहासिक काल का जो चित्रकला शैली का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो भीमबेटका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का बार बार यहाँ से देखने को मिलता है। भीमबेटका जो है ये मध्य प्रदेश में है, यहाँ से प्राप्त हुआ है प्रागैतिहासिक काल का चित्रकला शैली। इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखेंगे, ठीक है। हथनौरा से अगर पूछा जाए तो क्या प्राप्त हुआ है, इसको भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे। हथनौरा से क्या प्राप्त हुआ है? तो भारत में, याद रखेंगे, भारत में मानव का, ठीक है, मानव का सर्वप्रथम, ठीक है, सर्वप्रथम, याद रखेंगे, सर्वप्रथम साक्ष्य जो है वो यहीं से प्राप्त हुआ है, ठीक है, याद रखेंगे। भारत में मानव का सर्वप्रथम जो साक्ष्य है वो यहीं से प्राप्त हुआ है, नर्मदा के आसपास वाला क्षेत्र से प्राप्त हुआ है, ठीक है। हथनौरा इसलिए इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। एक है यहाँ पे दमदमा ऑप्शन में, तो इसको भी याद रखेंगे। एक यहाँ पर एक ही कब्र में, ठीक है, एक ही कब्र में 3 कंकाल मिला, 3 मानव कंकाल, 3 मानव कंकाल यहाँ से प्राप्त हुआ। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल दमदमा से प्राप्त हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। आदमगढ़ जो है ना, इंपॉर्टेंट किस लिए है?
तो याद रखना है मतलब मध्य पाषाण काल हम आपको बताए होंगे थोड़ा सा। तो मध्य पाषाण काल में यहाँ से प्राप्त हुआ था पशुपालन का साक्ष्य, ठीक है। पशुपालन का साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुआ था, बागोर और आजमगढ़ से प्राप्त हुआ था। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये सब जितना बात बताते हैं ना कहीं पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना बनता है, ठीक है। सबसे पहला जो पशु कौन सा था जिसको पालतू बनाया गया था? तो कुत्ता, ठीक है, कुत्ता था, याद रखेंगे। इसके बाद पहला जो अनाज कौन सा था? तो जौ, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। और पहला जो हथियार मिला था वो कौन सा था? आप लोग बताइएगा, ठीक है। तांबा का था, वो कौन सा था? आप लोग बताइएगा, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट है, पक्का 1-2 क्वेश्चन यहाँ से सीधे तौर पर बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हवाई जहाज किस मंडल में उड़ता है? हवाई जहाज किस मंडल में उड़ता है? तो यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनता है, समताप मंडल में उड़ता है, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ता है, याद रखेंगे, ठीक है। अब सब कुछ यहाँ बता देते हैं, पूरा मंडल को किस रूप में कैसे बांटा गया है और किसमें क्या क्या प्रक्रिया होता है सब बताते हैं। ये आपका धरती है, ठीक है, ये क्या है? यहाँ पे पृथ्वी है, ठीक है। अब पृथ्वी से ये पूरा वायुमंडल को हम पूरी तरीक़ा से पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए पृथ्वी से अगर आप अच्छे तरीक़ा से देखेंगे तो यहाँ पर 8 से 10, ठीक है, 8 से 10 किलोमीटर तक, ये 8 से 10 किलोमीटर तक क्या देखने को मिलेगा? तो क्षोभ मंडल, ठीक है, क्षोभ मंडल देखने को मिलेगा, ठीक है। क्षोभ मंडल में क्या उड़ता है? तो हवाई जहाज नहीं उड़ता है, यहाँ पर हेलीकॉप्टर उड़ता है। हेलीकॉप्टर बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ता है, नीचे ही उड़ता है, ठीक है। तो क्षोभ मंडल में आपको हेलीकॉप्टर मिलेगा उड़ता हुआ देखने को। फिर जितना भी मौसम संबंधित घटनाएं होती हैं वो सब यहीं पर होगा, ठीक है, यही क्षोभ मंडल में होता है। जितना भी मौसम संबंधित घटना होता है सब यहीं पर होता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। और हेलीकॉप्टर यहीं तक उड़ता है, ठीक है, क्षोभ मंडल में। इसके बाद ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे 8 से 10 जो किलोमीटर है, इससे ऊपर जाएंगे कहाँ तक? तो 50 किलोमीटर तक, ठीक है। तो 50 किलोमीटर तक अगर आप जाते हैं तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे जाने के बाद ये आपका हो जाएगा समताप मंडल, ठीक है, समताप मंडल, याद रखेंगे, समताप मंडल। तो इस मंडल में जो है ना वो यहाँ पे एरोप्लेन उड़ता है, ये याद रखेंगे। ये एरोप्लेन जो है ना यहीं पर उड़ता है, एरोप्लेन जो है यहीं पर उड़ता है। समताप मंडल में जो है एरोप्लेन उड़ता है, बदलियन से ऊपर उड़ता है। देखिएगा कि समताप मंडल में जब चलता है तो बादल अगर काला रहेगा तो ऊपर से निकलेगा, बदलिया में घुस जाता है। तो मतलब कि क्षोभ मंडल नीचे है तो उसके ऊपर उड़ता है, तो कुल मिला के कोई दिक्कत इसको नहीं होता है। तो ये समताप मंडल में उड़ता है। बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। उल्का वाला जो घटना है ना उसमें यहाँ पे थोड़ा सा आपको प्रभाव देखने को मिलेगा, हालांकि जो मध्य मंडल में इसका ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बात यहाँ पर हुआ। इसके बाद अगर आप 80 किलोमीटर तक अगर जाते हैं, 80 किलोमीटर तक, तो यहाँ तक आपको क्या मिलेगा? तो यहाँ तक आपको मध्य मंडल मिलेगा, मध्य मंडल, याद रखेंगे। ये मध्य मंडल में उल्का संबंधित घटना, ठीक है, उल्काएं का यहाँ पे जो लहरते हुए आती है फिर विलुप्त तो हो जाती है, इस तरह का देखे होंगे। अब ये सब घटना आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। इसके बाद अगर देखेंगे तो मतलब कहीं कहीं लिखेगा 640, कहीं कहीं 500 से ऊपर, तो ये 500 तक का स्थिति है, 500 किलोमीटर तक देखेंगे तो ये आपका होगा आयन मंडल, ठीक है, आयन मंडल। और ये आयन मंडल अगर देखा जाए तो इसमें जो भी रेडियो तरंगे जो होती हैं, ठीक है, रेडियो तरंगे आपको यहीं तक लोग भेजता है और यहीं से वापस आती हैं, तब हमको समझ में आता है कि आकाशवाणी के द्वारा क्या क्या बोला जाता है, ठीक है। तो रेडियो तरंगों को यहाँ पे परावर्तित करने का काम ये करता है आयन मंडल। तो इसको भी याद रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इसके बाद जो होता है ना 640 से घटना चक्र क्रम में देखेंगे तो यहाँ लिखा रहेगा 640। इससे ऊपर अगर देखेंगे तो इससे ऊपर अगर देखा जाए तो बाह्य मंडल होता है। कौन सा मंडल? तो बाह्य मंडल, मतलब बाहरी मंडल हो जाता है। इसके बाद पूरा अंतरिक्ष एकदम पूरा आपको साफ खाली नजर आएगा, ठीक है। तो बाह्य मंडल में अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको संचार उपग्रह लगाया रहता है, ठीक है, संचार उपग्रह याद रखना है। संचार उपग्रह जो होता है ना वो कहाँ पर होता है? तो 36,000 किलोमीटर पर इसको स्थापित किया जाता है।
तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया, संचार उपग्रह कितना किलोमीटर पर स्थापित किया जाता है, तो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर बाह्य मंडल में इसको रखा जाता है। याद रखिएगा, यहाँ से सीधे तौर पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये जो हम आपको बताएं उसको थोड़ा सा याद रखना है। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधित घटना, हेलीकॉप्टर उड़ता है। समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर में एरोप्लेन उड़ता है, याद रखना है। मध्य मंडल में देखा जाए तो यहाँ पे उल्का संबंधित घटनाएं यहाँ पर होती हैं। आयन मंडल में रेडियो जितना तरंगे होते हैं उनको परावर्तित करता है। बाह्य मंडल जो है इसमें देखा जाए तो यहाँ पे संचार संबंधित उपग्रह होता है और ये कितना ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है, 36,000 किलोमीटर पर उसको स्थापित किया जाता है। तो ये सब थोड़ा याद रखेंगे, डायरेक्ट यहाँ से अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? तो याद रखेंगे पैडोलॉजी। पैडोलॉजी मृदा का अध्ययन कहलाता है। ए नंबर ऑप्शन होगा। आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है पैडागॉगी किसको कहते हैं, पैडागॉगी। ठीक है, देखते हैं यहाँ तक कौन कौन देखें, ये तो कम से कम पता चलेगा कमेंट देखने के बाद। ठीक है, पैडागॉगी किसका अध्ययन को कहते हैं? यहाँ पे पैडोलॉजी है। ठीक है, ये यहाँ पे मृदा का अध्ययन को कहते हैं। ठीक है, जर्मेंटोलॉजी, जर्मेंटोलॉजी किसको कहते हैं? तो याद रखना है जर्मेंटोलॉजी जो है वो मनुष्य का वृद्धावस्था को, ठीक है, मनुष्य को का वृद्धावस्था को, वृद्धावस्था मतलब समझ रहे हैं, बुजुर्ग जब हो जाता है तो उसके शरीर का अध्ययन जो होता है उससे संबंधित होता है। मनुष्य के वृद्धावस्था का अध्ययन ये जर्मेंटोलॉजी कहलाता है, याद रखना है। ठीक है, ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी क्या कहलाता है? तो ये अस्थियों का अध्ययन। ठीक है, अस्थियों का अध्ययन कहलाता है, याद रखेंगे। अस्थि मतलब हड्डियों का अध्ययन कहलाता है ये ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, इम्पॉर्टेंट रहेगा डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी का मतलब याद रखना है ये त्वचा अध्ययन होता है। ठीक है, त्वचा का, यहाँ पे त्वचा का अध्ययन करते हैं डर्मेटोलॉजी में, याद रखना है। सीधे तौर पर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद जीवों का अध्ययन कहलाता है क्या? जूलॉजी। जैसे जीवों का अध्ययन करते हैं तो उसको क्या करते हैं? तो जूलॉजी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, पादप का अध्ययन करेंगे, पादप का, ठीक है, पादपों का अध्ययन करेंगे तो उसको हम बोटनी कहेंगे, बोटनी, याद रखेंगे। पादप का अध्ययन बोटनी, जीवों का अध्ययन जूलॉजी। ठीक है, और सरीसृप, सरीसृप मतलब होता है जो रेंग के चलते हैं। उभयचर, उभयचर कहने का मतलब जो पानी भी रहता है ज़मीन पर भी रहता है, मतलब सर्वाइव कर जाता है दोनों जगह, तो उसको क्या कहते हैं? हर्पेंटोलॉजी। ठीक है, हर्पेंटोलॉजी, याद रखना है। ये सब साइंस में क्वेश्चन सीधे तौर पर पूछा जाता है और जो बार बार पूछा जाता है उसी तरह का क्वेश्चन को हम यहाँ पे रिपीट करने का और रखने का प्रयास कर रहे हैं। इसको एकदम अच्छे से और ध्यान से पढ़ना है, अगर छूट गए तो फिर आपको यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, भारत का सर्वाधिक सीमा जो है वो किस देश के साथ लगता है? तो देखिए सबसे ज़्यादा जो है सीमा देखा जाए तो भारत का लगता है बांग्लादेश के साथ। इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना है, बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक सीमा लगता है, याद रखना है। 4096.7, इसको आप कह सकते हैं 4097, याद रखेंगे 4097 किलोमीटर का ये सीमा लगता है। इम्पॉर्टेंट रहेगा, इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। अब ये अगर बात यहाँ पर किया जाता है तो पूरा आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से पूरा अगर एरिया अगर देखा जाए यहाँ पे तो ये पूरा कवर इस तरह से करता है। यहाँ पर मैप में आप देख सकते हैं ये पूरा लंबा जो है सीमा भारत का बांग्लादेश के साथ लगता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा सीमा बांग्लादेश के साथ लगता है और सबसे कम सीमा जो है भारत का अफ़गानिस्तान के साथ लगता है। अफ़गानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर का सीमा लगता है। सिर्फ थोड़ा सा देखेंगे तो यहाँ पर ये जो दिख रहा है ना ये ऊपर में, तो ये थोड़ा सा सीमा जो है वो लगता है, याद रखेंगे, अफ़गानिस्तान का भारत के साथ। ठीक है, तो थोड़ा सा सब देश को जान लेते हैं। जैसे चीन का पूछे, चीन से कितना सीमा लगता है? तो चीन से सीमा जो है वो 3488 किलोमीटर का सीमा लगता है, 3488 किलोमीटर का सीमा लगता है। और 3323, ठीक है, 3323 किलोमीटर का सीमा पाकिस्तान के साथ लगता है, याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद नेपाल के साथ अगर बोला जाए, ये हो गया आपका नेपाल, तो यहाँ पर नेपाल के साथ कितना सीमा लगता है? तो ये 1751 किलोमीटर का सीमा नेपाल के साथ लगता है। ठीक है, अब म्यांमार, म्यांमार मतलब जो पहले बर्मा हुआ करता था,
ठीक है, आंग सांग सुकी वाला देश, ये यहाँ पर जो है रोहिंग्या को यहीं से निकाला गया है। तो ये जो एरिया है म्यांमार है, ठीक है, ये 1643 किलोमीटर का सीमा लगाता है, याद रखना है, ठीक है। भूटान, देखिए भारत का मित्र देश है भूटान, यहाँ भी यूपीआई चलता है भारत का, ठीक है। तो ये आपको यहाँ देखने को मिलेगा भूटान, छोटा सा देश, ये 699 किलोमीटर का सीमा भारत के साथ लगाता है। तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे। तो सब देश का सीमा लगता है कितना किलोमीटर, ये हम एक जगह बता दिए। बाकी जो है कौन सा राज्य का सीमा किस देश के साथ लगता है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये पाकिस्तान है, ठीक है, मान लेते हैं क्या ये है भी, ठीक है। तो इसका सीमा यहाँ पर देखेंगे तो गुजरात से लगता है, राजस्थान से लगता है, फिर उसके बाद पंजाब से लगता है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो जम्मू कश्मीर वाला जो क्षेत्र है यहाँ से भी लगता है। तो जम्मू कश्मीर में अगर इस तरह से देखेंगे तो लद्दाख आप छोटे को हो गया, ठीक है। तो ये वाला एरिया आपका छोटा लद्दाख हो गया और इधर जो है बड़ा सा जम्मू कश्मीर का एरिया हो गया, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। बाकी इसी तरह से नेपाल का सीमा बोला जाए किसके साथ लगता है तो उत्तराखंड हो गया। उसके बाद उत्तर प्रदेश का बड़ा सा सीमा लगता है, बिहार का यहाँ पर है। उसके बाद ये सिक्किम का सीमा यहाँ पे लगता है। तो इस तरह से लगता है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। एक बार अच्छे से मैप भी देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से भी सीधे तौर पर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। बाकी वीडियो कैसा लगा अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, एक लाइक जरूर कीजिएगा, इससे बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिलता है। दिन भर में हम 3-4 वीडियो ऐसा ला सकते हैं अगर आप लोग का प्यार से सपोर्ट मिलता है तो, ठीक है। बाकी अच्छा लगे तो ज़रूरतमंद दोस्तों को थोड़ा शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस तरह का वीडियो हम लाते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।